हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 14 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स अबाउट बेसिकली मोर अफगान सिटी फॉल इज तालिबान नियर काबुल। सो हुआ क्या कि एक और जो अफगान की सिटी थी, आ, कांधार, वो भी बेसिकली अब तालिबान ने कैप्चर कर ली है। ओके, सो अराउंड 14 से 20 सिटीज, अराउंड 14 टू 16 सिटीज, अराउंड 8 डेज में तालिबान ने कैप्चर किया है। और कल यूएस की इंटेलिजेंस ने ये बताया था, कल यूएस की इंटेलिजेंस जो पेंटागन बेस्ड है उसने बताया था कि अराउंड 90 डेज में तालिबान जो है कैप्चर कर लेगा। बट ऐसा लग रहा है कि तालिबान विद इन 90 डेज या विद इन 20 to 30 डेज काबुल को कैप्चर करने वाला है। रीजन बीइंग क्योंकि कांधार इज अ सेकंड बिगेस्ट सिटी इन द अफगानिस्तान, और कांधार अगर आपने कैप्चर कर लिया तो आपके लिए काबुल इजी पड़ जाता है। ओके, क्योंकि देर इज एन हाईवे, कांधार काबुल हाईवे। सो इफ यू कैप्चर दैट हाईवे, सो जो भी सप्लाईज होती हैं जो काबुल जानी होती है वो इसी हाईवे से जाती है। सो यू कैन रिस्ट्रिक्ट इट और यू कैन डू, मतलब आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो इसी के चलते तालिबान जो है, एक देखा जाए स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज पे है और वो काबुल को बहुत ही कम टाइम में कैप्चर करने वाला है। ओके, और इसी के चलते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया है अफगानिस्तान में कि जल्दी से स्पीड अप करें अपने सिटीजन्स को वैक्यूएट करने में, क्योंकि काबुल में ही बहुत सारी एम्बेसीज हैं। इसी के चलते बहुत सारे नेशनल्स के वहां पर सिटीजन्स फंसे हुए हैं, है ना। तो इसीलिए यूएस और ब्रिटेन दोनों ने ट्रूप्स को इवैक्यूएट किया है, डिप्लॉय किया है कि भैया वहां के जो सिटीजन्स हैं उनको इवैक्यूएट किया जा सके फ्रॉम दी अफगानिस्तान। अब ये टेम्परेरी इवैक्यूएशन है कि परमानेंट है वो समय बताएगा। रीजन भी कि तालिबान अगर रहता है, सो देयर इज एन प्रॉब्लम कि यूएस, ब्रिटेन, इंडिया ये नहीं मानेगा और उसको कंट्री का रिकॉग्निशन देगा ही नहीं, गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन ही नहीं देगा। सो देयर इज एन इशू विद तालिबान। हाँ, जरूर अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने कल प्रपोजल दिया था नेगोशिएटर कतर को कि हम पावर शेयरिंग करना चाहते हैं तालिबान के साथ, बट तालिबान का उसमें अभी तक कुछ स्टेटमेंट नहीं आया। तो वी डोंट नो कि इसमें क्या होगा। और आज पे एक एक नॉट नॉट एन एडिटोरियल, इट्स ए न्यूज। सो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता रहा है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से कितना खराब है और इंडिया के पास कितने ऑप्शंस बचे हैं अब, अगर अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं तो इंडिया को क्या करना चाहिए। तो इंडिया के पास चार ऑप्शन है, वो चार ऑप्शन अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ द सेकेंड न्यूज, सो इट्स अबाउट द पेट्रोल टू कॉस्ट 3 रुपीज लेस इन तमिलनाडु। सो हुआ क्या, जब हम पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल जीएसटी के एम्बिट के बाहर आता है। ओके, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी से होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी टैक्स लगता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टैक्स लगता है। तो इसी के चलते अभी देख रहे थे कि पूरे पूरे ऑल ओवर इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस वेरी करते हैं। यूपी में देखोगे तो पेट्रोल के प्राइसेस बिलो 100, बट अगर मध्य प्रदेश में जाओगे तो अबव 100। सो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स तो यूनिवर्सल है, मतलब यूनिवर्सल है, सेम टैक्स लगता है हर स्टेट में। बट स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स जो है ना वो वेरी करता रहता है, डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर उसको कितना टैक्स लगाना है। हुआ क्या, रिसेंटली तमिलनाडु का बजट तो ऑलरेडी प्रेजेंट हो गया था, बट वो प्रेजेंट किया था बजट एआईएडीएमके ने, और उसके बाद इलेक्शंस हुए, तमिलनाडु में एआईएडीएमके की पार्टी हार गई और डीएमके की गवर्नमेंट बनी। ओके, इसी के चलते कल डीएमके की गवर्नमेंट ने रिवाइज बजट प्रेजेंट किया अपने हाउसेस में। और जब रिवाइज बजट प्रेजेंट किया उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। उन्होंने ये बोला कि हम लोग तमिलनाडु में पेट्रोल जो है हम लोग अब 3 रुपए कम लेंगे। ओके, 3 रुपए कम लेंगे। और अगर देखा जाए तो पहले 15% लिया करते थे। ओके, 15% लिया करते थे, अब उसको 13% पे कर दिया। तो मतलब 3 रुपए जो है अब तमिलनाडु कम लेने वाली है टैक्स। ओके, और वही बात करी जाए तो अराउंड ये तमिलनाडु का कितना लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा, सो इट्स अराउंड 1100 करोड़, 1160 करोड़ रुपीस का ये रेवेन्यू लॉस होने वाला है इन एन ईयर फॉर तमिलनाडु गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन। मूविंग फर्दर, so Venkaiah Naidu, he's the Vice President of India and the ex officio chairman of Rajya Sabha। उन्होंने सिंपल सी बात बोली, उन्होंने बोला कि जो हाउसेस होते हैं ना, ये डिबेट के लिए हैं, ये पॉलिटिकल बैटल के लिए नहीं है। यहाँ पर ये नहीं है कि पॉलिटिक्स में लड़ाई हो जाए और एक दूसरे से आप लड़ लो। तो ये द पार्लियामेंट इज नॉट फॉर द पॉलिटिकल बैटल, लड़ने के लिए नहीं है। इट्स अ पोडियम, इट्स एन
इट्स अ बिल्डिंग जहां पर आप डिबेट कर सकते हो फॉर द पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए, फॉर द पब्लिक बेनिफिट के लिए, जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। ओके, तो बहुत अच्छी बात बोली, बट उन्होंने टारगेट जो है वो, बेसिकली उन्होंने टारगेट जो है वो अपोजिशन को किया है कि आपने एक तरीके से डिबेट नहीं करी, और आपने एक तो बहुत ज्यादा आपकी वजह से हाउसेस एडजॉर्न होते गए। तो गलती आपकी है, आपको बस डिबेट करनी चाहिए थी, आपको लड़ाई दंगे नहीं करनी चाहिए थे, बैटल नहीं करना चाहिए था। मूविंग फर्दर, अच्छा, दिस इज समथिंग अबाउट एडवर्टीजमेंट, तो हमें नहीं पढ़ना है। अच्छा, सैटरडे और संडे का जो न्यूज़पेपर होता है वो मेजोरिटी ऑफ द न्यूज रीजनल न्यूज और एडवर्टीजमेंट बेस्ड न्यूज होती है, तो वो हम स्किप करेंगे। तो वी डायरेक्टली मूव टू दी सदर्न पेज। ओके, या सो सदर्न रीजन वाले पेज में देखेंगे तो केरला गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और 13 प्राइवेट स्टेट्स थे ये, 13 प्रॉपर्टीज समझ लो, 13 प्रॉपर्टीज जो कि फॉरेस्ट एरियाज में थी, फॉरेस्ट एरिया की क्लोज में थी, उसके आसपास थी, उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। ऐसा नहीं है कि अपने कंट्रोल में ले लिया तो इन लोगों को लॉस हो गया, नहीं, केरला गवर्नमेंट इन लोगों को कंपनसेशन पे करेगी, इन लोगों को कंपनसेशन पे करेगी। अच्छा, ये स्टेप लिया क्यों गया? क्योंकि ह्यूमन ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसी के चलते इन 13 स्टेट्स मतलब 13 प्रॉपर्टीज जो है, जो कि फॉरेस्ट के क्लोज में थी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज, उनको केरला गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, ले लिया, और उन ओनर्स को कंपनसेशन दिया है कि भैया आपका कंपनसेशन है, या आपकी प्रॉपर्टी हमने खरीद ली है, ये हमारे कंट्रोल में आएगा। अच्छा, ये डिसीजन इसलिए से लिया गया क्योंकि एलिफेंट डे है। ओके, कल जो था वो कल वर्ल्ड एलिफेंट डे, आज वर्ल्ड एलिफेंट डे है, तो उसी के बेसिकली हम बात करें, उसी के प्रोस्पेक्ट में केरला गवर्नमेंट ने बहुत सा स्टेप लिया, और केरला में मेजोरिटी ऑफ दी जो, अगर एलिफेंट की सबसे पॉपुलेशन जो है किसी स्टेट में, तो केरला में। ओके, तो बहुत सा स्टेप है टू टू रिड्यूस दी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, मूविंग फर्दर, सो कल असम की असेंबली में एक बिल पास हो गया, दैट इज काउ प्रोटेक्शन बिल। अच्छा, ये काउ प्रोटेक्शन बिल हमने एक बार डिस्कस भी किया था, जब कैबिनेट ने परमिशन दी थी, इसमें यह बोला था कि 5 किलोमीटर की रेडियस में आप बीफ को बेचोगे नहीं। ओके, ये था, है ना, 5 किलोमीटर रेडियस मतलब 5 किलोमीटर जहां पर टेम्पल है, गुरुद्वारा है, जैन टेम्पल है, बुद्धिज्म टेम्पल है, तो उनके 5 किलोमीटर की रेडियस में आप कोई भी बीफ नहीं बेचने वाले। ओके, और आप काउ स्लॉटर तो करोगे नहीं, आपको अगर बीफ बेचना तो बीफ बेचो, बिल्कुल बेचो, इस एरिया में बेच सकते हो आप, बट काउ का मीट नहीं, बफेलो का मीट बेचो, ऑक्स का मीट बेचो, उनकी फैमिली अदर फैमिली मेंबर्स का मीट बेचिए, काउ का मीट नहीं बेचेंगे। और हाँ, ये जो बिल है, ये बेसिकली रेगुलेट करता है क्या, स्लॉटर्स, कंजम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कैटल्स, है ना, ये भी और भी चीजों को, कंजम्पशन को, उसके ट्रांसपोर्टेशन को, उसके स्लॉटर को बेसिकली रेगुलेट करेगा कि कितना कंज्यूम कर सकते हो, कितना स्लॉटर कर सकते हो, और कितना ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, उसके बारे में। उसके फिर बताया गया कि अगर आपने इस लॉ के अगेंस्ट, इस बिल के अगेंस्ट अगर आपने किया, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, आपको इंप्रिजनमेंट होगी, एंड इट शुड नॉट बी लेस देन 3 ईयर्स, मतलब 3 साल तो आपकी सजा मिलेगी, और उसके साथ आपका जो पनिशमेंट, आपका जो फाइन है, इट कैन वेरी फ्रॉम 3 लाख to 5 लाख। ओके, मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे लिए 2 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वन इज एन इंडियन सेल टू नेविगेट द मैरीटाइम एनवायरनमेंट, इसको अपन डिस्कस करेंगे। एंड द सेकंड एडिटोरियल, इट्स अबाउट द अफगान ट्रेजेडी, तो अफगान ट्रेजेडी को अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो चलो, तो फर्स्ट वी डिस्कस द इंडियन सेल टू नेविगेट द मैरीटाइम एनवायरनमेंट। अच्छा, ये लिखा क्यों गया, हुआ क्या, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑन दी August 9 को यूनाइटेड नेशन हाई लेवल ओपन डिबेट में स्पीच दी, और स्पीच जो थी वो कहीं ना कहीं घूमती रही उनके मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेकर, उन्होंने मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेकर स्पीच दी, उनका वो था भी इनहेंसिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी या केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये हेडिंग थी, जिस हेडिंग पर बेसिकली नरेंद्र मोदी ने स्पीच दी ऑन 9 अगस्त इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हाई लेवल ओपन डिबेट में, जिसमें रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी आए, और बहुत बड़े बड़े डिग्नेटरीज लीडर्स आए थे, फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, फ्रॉम दी यूएसए, फ्रॉम कनाडा, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, तो बहुत बहुत बड़े बड़े कंट्रीज से लोग आए थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस को सुना उन लोगों ने। और
उस एड्रेस में मोदी जी ने बहुत अच्छी बात बताई, है ना? मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने डिस्कस करी, तो उसी चीज को फर्दर ऑथर ने डिस्कस किया, वही बताया गया। नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर ने बताया, उन्होंने यही बताया कि ओशन जो है कॉमन हेरिटेज है ह्यूमन काइंड के लिए, और देखा जाए तो प्लैनेट की लाइफलाइन रहा है और फ्यूचर में लाइफलाइन रहेगा। ओके, तो उन्होंने यही बताया कि हमें एक ग्लोबल कम्युनिटी बनानी चाहिए, और उस ग्लोबल कम्युनिटी के साथ साथ ग्लोबल कम्युनिटी जो है एक कॉमन फ्रेमवर्क बना, एक कॉमन कॉमन फ्रेमवर्क बनाए, और उस कॉमन फ्रेमवर्क में हम लोग काम करें, और जो भी हमारे चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को हम लोग उसके उनके साथ डील करें, और मैरिटाइम डिस्प्यूट जो है, नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं, उन सबको एलिमिनेट किया जाए, उनको हटाया जाए, जो कि इंडिया की कल्चर, इंडिया की हिस्ट्री और इंडिया की ज्योग्राफी में रूटेड है। ओके, अब मैरीटाइम ट्रेडिशंस के बारे में पहले ऑथर ने डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में बहुत लॉन्ग कोस्ट लाइन है, गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक लगती है। उसके बाद बहुत सारे लार्ज आइलैंड चेन भी हैं, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान और निकोबार हो गया। तो ये बहुत सारे आइलैंड्स भी हैं इंडिया में। ओके, और देखा जाए तो इंडिया में इंडिया जो है, इंडिया का मेजोरिटी ऑफ द जो पोर्शन है वो इंडियन ओशन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। इंडिया की जो टेरिटरी है इंडियन ओशन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जितना हिमालय से नहीं है उससे कहीं गुना आपका इंडियन ओशन से कनेक्टेड है। और जब हम बात करते हैं तो इंडिया में मैरीटाइम ट्रेडिशन जो है वो अभी का नहीं है, वो बहुत पुराना है। 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी तो दिया हुआ है हिस्ट्री में। जब वास्को डी गामा जो है, उनको बेसिकली वास्को डी गामा को इंडिया में लेकर आने वाला कौन था? गुजरात का एक नेविगेटर था। ओके, जिसको वास्को डी गामा ने अपनी बुक में मेंशन भी किया बाय द नेम ऑफ जंजिबार। ओके, जंजिबार नाम से उसको बताया गया, अपनी बुक में बताया कि जंजिबार जो कि नेविगेटर था, सीमैन था गुजराती, वो मुझे इंडिया के कोस्ट पे लेके आया, सदर्न कोस्ट पे लेके आया। ओके, और वाय जब लोगों को पता लगा, वास्को डी गामा ने बताया पब्लिक में कि मैंने इंडिया ढूंढ लिया है, तब इंडिया की बहुत सारी बातें हुई और इंडिया एक इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा हुआ। उसके बाद इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया था। फिर ऑथर ने ये बताया कि जो वर्ड नेविगेशन है, ये नेविगेशन बेसिकली संस्कृत वर्ड से आया है, नवगत से आया है ना? और वही उन्होंने बताया कि देयर आर 5 प्रिंसिपल जो मोदी जी ने बताए हैं। तो पहला उन्होंने बताया कि फ्री एंड ओपन ट्रेड होना चाहिए टू द इंडियन सिविलाइजेशन एथॉस। उन्होंने हिस्ट्री के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि देखो, अगर हम बात करें तो मैरीटाइम ट्रेड अभी का नहीं है, ना ही वास्को डी गामा ने बेसिकली मैरीटाइम ट्रेड के बारे में बताया था। इंडिया का मैरीटाइम ट्रेड रहा है मेसोपोटामिया के साथ। ओके, तो मेसोपोटामिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, तो उसके साथ ट्रेड रहा है, इंडिया का मैरीटाइम ट्रेड रहा है, और ये ट्रेड कम से कम 4500 ईयर ओल्ड है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, जो कि बहुत पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन वास्को डी गामा के पहले पहले की है ना? तो उसमें बताया कि लोथल जो है, जो लोथल उलोथल, जो कि बेसिकली एक जैसे कि हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, साइट है, तो वैसी लोथल साइट है। तो लोथल साइट देखा जाए तो इट्स अ मैरीटाइम सेंटर रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। वहां पर बहुत सारी चीजें मिली, से पता लगता था कि वहां पर हम लोग बेसिकली शिप्स बनाते थे, वहां से मैरीटाइम ट्रेड होता था लोथल से इन दी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ब्रिटिशर्स के आने के पहले। तो इंडिया का हमेशा से बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है मैरीटाइम ट्रेड में। मैरीटाइम बेसिकली फ्री ट्रेड को प्रमोट करने फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बहुत ही पास से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। हमारा हमेशा से ये हमारा ये चीज है, इंडस वैली सिविलाइजेशन चली आ रही है। उसके बाद बताया गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में भी ओल्डेस्ट मैरीटाइम हिस्ट्रीज है, जैसे कच्छ हो गया, काथीवाड़ा हो गया। तो ये है ना, दे आर वेल कनेक्टेड विद द मालाबार कोस्ट। और ये हमें ऐसे ऐसे बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिली है कि यहां से मालाबार कोस्ट से, मतलब कच्छ और काथीवाड़ा से, एंशियंट टाइम में हम लोग अफ्रीका से भी ट्रेड करते थे। ओके, फिर आगे बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने यही बताया कि बुद्धिज्म और हिंदुज्म जो साउथ ईस्ट एशिया में स्प्रेड हुआ है, वो भी मैरीटाइम रूट से हुआ है। और इस्लाम भी जो साउथ ईस्ट एशिया में स्प्रेड हुआ है, जैसे इंडोनेशिया देखा जाए तो इंडोनेशिया बेसिकली वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन मुस्लिम्स की कहीं है तो इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया इज इन दी साउथ ईस्ट एशिया। तो वहां पर इस्लाम कैसे गया, स्प्रेड हुआ? तो यह भी मैरीटाइम रूट से हुआ। तो वही बताया उन्होंने। बोला कि और मोदी जी ने अपनी स्पीच में सागर, उनका एक बेसिकली मिशन है, उनका एक बेसिकली
जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने कुछ ऐसे मिशंस को लॉन्च किया था, जैसे सागर माला मिशन है, मतलब सीज को कनेक्ट करना, सॉरी रिवर्स को कनेक्ट करना, और ऐसा ही एक मिशन था उनका सागर। और सागर इट्स अबाउट दी कि मैरीटाइम रीजन में, सी रीजन में कैसे सिक्योरिटी और ग्रोथ को इनहेंस किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। तो सागर का फुल फॉर्म जो है, इट्स सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन। ओके, सो बेसिकली इन दी रीजन का मतलब इंडियन ओशन रीजन। तो कैसे इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़े, ट्रेड और कॉमर्स वो है फ्री हो जाए, ये बेसिकली बताने की कोशिश करी है। फिर उसके बाद ऑथर ने बताया कि अगर हम ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो 90% ऑफ जो ट्रेड होता है, ग्लोबल ट्रेड होता है, इट्स कंडक्टेड ऑन दी हाई सीज, मतलब बाय सी रूट के थ्रू किया जाता है। उसका सिंपल सा रीजन है, यही है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफेक्टिव बन जाती है सी रूट के थ्रू। अगर आप बाय एयर जाओगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगी एज कंपैरिजन टू दी सी, क्योंकि बाय सी रूट आप बहुत ज्यादा मटेरियल भेज सकते हो, बाय एयर रूट आप बिना ज्यादा मटेरियल नहीं भेज सकते। ओके, और बताया गया कि अगर सी लेन्स में डिसरप्शन क्रिएट हो जाता है, मतलब सी रूट्स में डिसरप्शन क्रिएट हो जाता है, तो कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पर। उन्होंने एग्जांपल दिया अभी का, कि अभी रिसेंटली जब सुएज कैनाल में ब्लॉकेज आ गया था इसी साल, तो अराउंड वर्थ ऑफ बिलियन का ट्रेड जो है ना, वो खराब हो चुका था, इंटरप्ट हो चुका था। और 1956 में इजिप्ट ने जब स्विस कैनाल को नेशनलाइज कर दिया था, बोला था कि स्विस कैनाल में अगर कोई आएगा तो हमारी परमिशन के बिना ही आ सकता है, हमसे बिना परमिशन के कोई स्विस कैनाल में आएगा नहीं। तो बहुत बड़े बड़े नेशंस, मतलब ग्रेट ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गए, ये सारे नेशंस जो है वो इजिप्ट के अगेंस्ट खड़े हो गए थे कि आपने कैसे स्विस कैनाल को नेशनलाइज कर दिया। अगर आप नेशनलाइज करते हो तो स्विस कैनाल पे आपकी टेरिटरी हो जाएगी और बहुत बड़ा लॉस होगा ट्रेड में। तो कितने बड़े नेशंस खड़े हो गए थे। और वही फिर ऑथर ने बताया कि वही चीज जो है ना, वो इंडो पैसिफिक रीजन हो गया अब, है ना, वही चीज जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन हो गया। पहले जो 1956 में जो स्विस कैनाल हुआ करता था, अब वही चीज अब इंडो पैसिफिक रीजन है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया से अगर आपको कनेक्ट होना है इजी वे में, तो वो बाई नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो साउथ वो बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन है। और हम बात जो करते हैं, हुआ क्या, हम बात जो करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, हम बात करते हैं ओपन सीज की। ओपन सीज का बेसिकली उन्होंने लैटिन टर्म भी दिया। ओके, ओपन सीज का मतलब होता है मेर लिबरम, मतलब लिबरल ओपन सीज। तो हम लोग चाहते हैं कि जो जैसे यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो ओपन सी होना चाहिए, वहां पर फ्री ट्रेड होना चाहिए। बट वहीं चाइना का कहना है कि वहां पर मैरे क्लोजम होना चाहिए, मतलब क्लोज सीज होना चाहिए। जो इंडो पैसिफिक रीजन में साउथ चाइना सी भी आता है, जिसमें इंडोनेशिया के साथ डिस्प्यूट भी रहा, फिलीपींस के साथ डिस्प्यूट रहा चाइना का। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट में इंडिया ने बेसिकली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन 2014 में जो आया था अबाउट द इंडिया और बांग्लादेश का जो डिस्प्यूट था, मैरीटाइम डिस्प्यूट था, वो इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो इंडिया का हमेशा से कहना रहा है कि हम इंटरनेशनल लॉज को मानते हैं, इंटरनेशनल लॉ से पीस सेटलमेंट होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एडवोकेट किया उस चीज को कि मैरीटाइम डिस्प्यूट जो है वो इंटरनेशनल लॉ से बेसिकली सेटलमेंट होना चाहिए, और हर कंट्री को मानना चाहिए जो भी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बोल रहा है, या फिर इंटरनेशनल लॉ के थ्रू जो भी चीज है वो हमें माननी चाहिए। और इंडिया और बांग्लादेश वाला इशू था, 2014 में जो जजमेंट आया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, उसको इंडिया ने एक्सेप्ट किया। बट चाइना 2016 में जब केस हुआ था अबाउट दी फिलीपींस के साथ उनका साउथ चाइना सी को लेकर, तो चाइना ने मना कर दिया था कि हम परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की रूलिंग को नहीं मानेंगे। तो ऑथर, मतलब प्राइम मिनिस्टर का भी कहना और ऑथर का भी मानना है कि इंटरनेशनल लॉ से अवॉइड होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ की हमें बातें माननी चाहिए। ओके, देन ऑथर ने यही बताया कि इंडिया जो है, इंडिया देखा जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ा रोल निभाता है इंडियन ओशन में। वो इंडिया कैसा रोल निभाता है, इंडिया द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द इंडियन ओशन, चाहे प्राइवेसी को लेकर हो, चाहे सुनामी में रिलीफ मेजर्स को लेकर हो। अभी मॉरिशियस में एग्जांपल है कि मॉरिशियस में अगस्त 2020 में ऑयल स्पिल हो गया था उनके आइलैंड पर। तो बहुत सारी चीजें जो है, ऑयल को हटाना और उस आइलैंड को, उस कंट्री आइलैंड को सेफ गार्ड प्रोवाइड करना, ये इंडिया ने काम किया। तो इंडिया द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द इंडियन ओशन। देन मिस्टर मोदी ने बताया, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी है, तो हमें साथ में मिलकर मैरीटाइम में जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हो रखे हैं उन सबको दूर करना चाहिए, और यही कहना है। और फिर लास्ट में उन्होंने ये लिखा कि द यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया आर आल्सो प्रमोटिंग बेटर स्टैंडर्ड
फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू ब्लू डॉट नेटवर्क। तो ब्लू डॉट नेटवर्क मतलब थ्रू अ ओशन हम लोग टेरिटरी बनाएंगे, मतलब हम लोग ब्लू डॉट नेटवर्क के थ्रू हम लोग मैरीटाइम में जितने भी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं उन सबको दूर दूर किया जाएगा, जिसको यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों कंट्रीज प्रमोट कर रही हैं, और इंडिया तो प्रमोट कर ही रहा है। देन उन्होंने यही बताया कि प्राइमेसी ऑफ द यूएनसीएलओएस, मतलब इंटरनेशनल लॉज को हमें मानना चाहिए, और इंटरनेशनल लॉ सीज को लेकर यूएनसीएलओएस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, तो उसी चीज को लेकर सबको मानना चाहिए। जब एक एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क है, एक यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क है फॉर ऑल द कंट्रीज, जिसमें सबका इंटरेस्ट होगा, जिसमें सारे नेशंस को बराबर समझा जाएगा, तो उस यूएनसीएलओएस को प्राइमेसी देनी चाहिए, उसको उसकी बात को मैं मानना चाहिए। ये बेसिकली ऑथर ने बताया। तो ये बताया गया कि मैरिटाइम सिक्योरिटी के लेकर, तो रीड इट, इट्स एन इंटरेस्टिंग वन एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट वन। तो पता लगेगा कि मोदी जी ने क्या बात करी यूनाइटेड नेशन में जो डिबेट हुई थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिबेट हुई 9th ऑफ अगस्त को। देन ये वाला जो एडिटोरियल आपको खुद से पढ़ना है, इसका अपन ओवरव्यू बता देते हैं, अफगान ट्रेजेडी। सो व्हाट हैपन, अब क्या है कि ऑथर का ये कहना है इस एडिटोरियल में कि तालिबान वही फिर से रिजीम लाने वाली है जो 1990 बेसिकली 6 में लेके आई थी, 1986 से 2002 तक लेके आई थी अफगानिस्तान में, जो कि मर्डरस रेजिम थी। अच्छा, जब लेके आई थी तब वहां के लोगों को बहुत अच्छी उम्मीद थी, बहुत अच्छी उम्मीद थी अब तालिबान से। लेकिन अब लोगों को पता है कि तालिबान आया तो बहुत ज्यादा डिजास्टर क्रिएट होगा, बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट होगा। तो ये सारे लोगों को पता है, इंडिया को भी पता है, यूएस को भी पता है, ब्रिटेन को पता है, रशिया को पता है, चाइना को पता है, पाकिस्तान को पता है, सबको पता है। लेकिन तब भी कोई भी कंट्री इस चीज को एलिमिनेट करने में हेल्प नहीं कर रही है। अगर तालिबान कैप्चर कर लेता है अफगानिस्तान को, पूरा कंट्रोल कर लेता है, तो अफगानिस्तान बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा। और तालिबान का हमेशा से कहना है कि हम लोग उसको इस्लामिक और सबसे ज्यादा इस्लामिस्ट नेशन बनाएंगे। और रिसेंटली तालिबान जो है, तालिबान ने कांधार और हेरात दोनों को कैप्चर कर लिया, और कांधार इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी, सेकंड बिगेस्ट सिटी इन द अफगानिस्तान, और कांधार इज द थर्ड, हेरात इज द थर्ड बिगेस्ट सिटी। उन दोनों को कैप्चर कर लिया, और 17 सिटीज कैप्चर कर ली 8 डेज के अंदर। और हम बात करें तो इस बात को अफगानिस्तान गवर्नमेंट समझ गई, अब बाद में समझी लेकिन समझ गई। और अफगानिस्तान का गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया भी कि हम पीस चाहते हैं, पीस ट्रीटी, पावर शेयरिंग हम लोग करना चाहते हैं तालिबान के साथ। लेकिन तालिबान के सुप्रीम लीडर ने सिंपल सी बात बोल दी है कि हम लोग अफगानिस्तान में प्योर इस्लामिक सिस्टम एस्टैब्लिश करेंगे। अब इसी के बारे में है कि अगर तालिबान जीतता है तो क्या रिप्रिकॉशंस होंगे और क्या क्या करना चाहिए। तो इट्स सिंपल वन, अपन बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, बट हम इसको अपन डिस्कस वैसे नहीं कर रहे क्योंकि एक तो पहला पॉइंट इजी है, और दूसरा इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात नहीं की गई। हाँ, एक न्यूज जरूर है जिसमें अपन समझे कि इंडिया के पास अब क्या ऑप्शंस बचे हुए हैं अफगानिस्तान को लेकर। मूविंग फर्दर, सो सैटरडे को बेसिकली ग्राउंड जीरो आता है। तो ग्राउंड जीरो इट्स अबाउट दी के क्या एक ग्राउंड रियलिटी बताते हैं एक एरिया के बारे में जहां भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज जो है ग्राउंड जीरो में असम और मिजोरम के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को बताया गया, इसकी पूरी सिचुएशन को बताया जाएगा। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल यूज, सो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया बेसिकली प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। और उस अमेंडमेंट में एक सिंपल सी बात बोली है, उन्होंने बोला कि और प्लास्टिक आइटम्स जो है बैन हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिन प्लास्टिक्स में 100 माइक्रोन्स होते हैं, मतलब लेस देन 100 माइक्रोन्स है, उन प्लास्टिक को बैन कर दिया जाएगा। अब 100 माइक्रोन्स के जो प्लास्टिक है वो किस में यूज किए जाते हैं, जैसे कि ईयरबड हो गए, है ना, प्लास्टिक फ्लेक्स हो गए, आइसक्रीम स्टिक्स हो गई, तो थर्माकोल फॉर डेकोरेशन, प्लेट्स, कप्स, ये सारी चीजें जो है वो बैन हो जाएंगी। ओके, तो सिंपल सी बात, अब प्लास्टिक जिनमें 100 माइक्रोन से भी कम पीवी यूज किए जाता है, उन चीज को बैन कर दिया गया, उन प्लास्टिक्स को बैन कर दिया गया। मूविंग फर्दर, सो न्यू दिल्ली में म्यूजियम खुलने वाले हैं। तो म्यूजियम फॉर जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बताएगा, उनके कल्चर के बारे में बताएगा, उनके एसेंस के बारे में बताएगा जम्मू एंड कश्मीर कैसे इवॉल्व हुआ, उसमें कैसा कल्चर था, और उनके इंडिजीनियस लोग, उनके ट्रेडिशंस के बारे में बताएगा। उसके साथ साथ बुद्धा और फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताने वाला है। ओके, सो एक नया म्यूजियम खुलेगा जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, बुद्धा और फ्रीडम स्ट्रगल्स के बारे में बताया जाएगा। और वही जम्मू एंड कश्मीर बताएगा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख कैसे नेशन के, इंडिया के इंटीग्रल पार्ट है। मूविंग फर्दर, सो दिस वन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज 4 ऑप्शंस, कि अब इंडिया के पास 4 ऑप्शन बचे हैं। अब
पहला ऑप्शन है कि इंडिया जो है अपने प्रिंसिपल के साथ स्टिक रहे और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करती रहे, बैक करती रहे, है ना, उनको पॉलिटिकली और ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट प्रोवाइड करती रहे। ये एक पहला ऑप्शन बचता है इंडिया के पास। सेकंड ऑप्शन है कि अब इंडिया मिलिट्री सप्लाईज, अम्यूनिशन और एयर पावर सप्लाई करे थ्रू एन ईरान रूट टू दी अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट या अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स के लोग फोर्स को टू फाइट अगेंस्ट दी तालिबान। लेकिन उस चीज को तालिबान के लीडर्स ने ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर इंडिया ऐसा करता है तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा, है ना। थर्ड थर्ड ऑप्शन बताया इंडिया के लिए क्या हो सकता है अभी अफगानिस्तान में, कि तालिबान के साथ वो कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश कर ले, अच्छे कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश कर ले। बट ऑथर ने लास्ट में यही बताया कि ऐसा नहीं हो सकता, ये उसके बहुत कम चांसेस हैं। रीजन बीइंग क्योंकि तालिबान ऑलरेडी बहुत ज्यादा अफेक्शनेट है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान को वो नहीं छोड़ेगा, और पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा तो वो इंडिया के फेवर में नहीं आने वाला। तो थर्ड वाला ऑप्शन दे तो दिया, बट वो देखा जाए तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकल सकता और कम चांसेस है उसका कुछ बेनिफिट हो। और फाइनल जो ऑप्शन बताया ऑथर ने इस न्यूज में, उन्होंने यही बताया कि इंडिया अभी कुछ नहीं, बस शांत में बैठ के देखती रहे कि अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। जैसे और अदर कंट्रीज देख रही हैं, यूएस देख रही है, ब्रिटेन देख रही है, सारी कंट्रीज देख रही है, वैसे ही हमको देखना चाहिए, इंडिया को देखना चाहिए कि अफगानिस्तान में क्या रिजल्ट होता है, और उस रिजल्ट के बाद डील करना चाहिए। रिजल्ट के बाद डील करना चाहिए कि क्या होना, क्या हमें किसके फेवर में जाना चाहिए, तालिबान के फेवर में कि अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ में। मूविंग फर्दर, सो इंटरनेशनल वैक्सीन जो है उसको परमिशन मिल गई है फॉर फेज 3 एंड फेज 2 एंड फेज 3 ट्रायल्स के लिए। अब इंटरनेशनल वैक्सीन क्या होती है? ऐसी वैक्सीन जो आपको इंजेक्शन के थ्रू नहीं, वो आपको ड्रॉप के थ्रू मिल जाएगी, मतलब थ्रू अ नोज आपको जो वैक्सीन मिलती है, थ्रू अ नोज आपको जो वैक्सीन मिलती है उसको इंटरनेशनल वैक्सीन बोलते हैं। ओके, तो उसके सेकंड फेज और थर्ड फेज के ट्रायल के लिए परमिशन मिल चुकी है। ओके, और ये जो वैक्सीन है कौन बना रहा है? भारत बायोटेक बना रहा है। वैक्सीन का नाम क्या है? BBV154, मतलब भारत बायोटेक वैक्सीन 154। सो एक योजना है आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और जन आरोग्य योजना बेसिकली ये गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, इंश्योरेंस स्कीम है। तो इसने अराउंड 2795 करोड़ रुपीस दिए हैं कोविड ट्रीटमेंट को। ये निकल के आया है ना, ये गवर्नमेंट ने बेसिकली रिपोर्ट दी कि फ्रॉम अप्रैल 2020 टू जुलाई 2021 इस स्कीम के चलते, इस योजना के चलते हमने अराउंड 2.8 करोड़ रुपीस दिए हैं फॉर कोविड ट्रीटमेंट के लिए अंडर दिस स्कीम। मूविंग फर्दर, सो गवर्नमेंट ने, हमने एक न्यूज पढ़ी थी सोयाबीन को लेकर, सोया मील को लेकर, अच्छा जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया मील को लेकर, कि गवर्नमेंट ने अब अलाउ कर दिया है टू सपोर्ट दी पोल्ट्री इंडस्ट्री। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री हमने पढ़ा था कि वैसे ही पोल्ट्री इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग हो चुकी है अभी सिचुएशन में, बिकॉज ऑफ द बर्ड फ्लू, बिकॉज ऑफ द कोविड-19। और बहुत सारे लोगों ने ये स्पेकुलेशन फैला दी थी, ये फॉल्स न्यूज फैला दी थी कि कोविड-19 रिलेटेड है एनिमल से रिलेटेड। तो इसी के चलते, तो चिकन अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपको कोविड-19 हो सकता है। तो इसी के चलते जो पोल्ट्री इंडस्ट्रीज के जो वो थे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो उनका कहना था कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया मील जो है वो इंपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको ऑर्गेनिक सोया मील खिलाते हैं चिकन्स को, तो हमारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा, और इससे अच्छा है कि हम अपने पोल्ट्री इंडस्ट्रीज को बंद कर दें या हम उनको मार दें। तो इसी के चलते गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया मील जो है वो अब इंपोर्ट अलाउड है फ्रॉम अदर कंट्रीज। रीजन क्या है? टू सपोर्ट दी पोल्ट्री इंडस्ट्री। और इसको लेकर गवर्नमेंट एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो है उन्होंने कंसर्न रेज किया है, उन्होंने बोला ये एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट एडवर्टीजमेंट। तो हमें एडवर्टीजमेंट के बारे में नहीं पढ़ना है, विल स्किप द एडवर्टीजमेंट वाला न्यूज। सो वी डायरेक्टली मूव टू दी वर्ल्ड न्यूज। सो वर्ल्ड न्यूज में हमारे लिए एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है अबाउट चाइना। तो चाइना ने बहुत सिंपल सी बात बोली है, उन्होंने बोला कि अब WHO की जो वायरस की इंक्वायरी थी या इन्वेस्टिगेशन थी वो अब नहीं होगी, अब कोई जरूरत नहीं है, चाइना ने मना कर दिया। सो अब कोई भी इंक्वायरी नहीं होने वाली, कोई भी प्रोब नहीं होने वाला, इन्वेस्टिगेशन नहीं होने वाली चाइना में अबाउट दी WHO
कोविड-19 के वायरस के ओरिजिन को लेकर जो प्रूव करने वाली थी, इंक्वायरी करने वाली थी। अब चाइना ने मना कर दिया कि अब नहीं, आपको बहुत समय दिया गया था, हमने करने दिया, अब नहीं करने देंगे आपको। ओके? सो अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक न्यूज़ में आज हमारे लिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। सेम गोज़ विद द स्पोर्ट्स न्यूज़। सो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ टुडेज़ न्यूज़पेपर। तो हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज़, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एन्जॉय योर डे। बाय बाय गाइस।